हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कुछ समय पहले हमने डिस्कशन किया था कि 2027 के अंदर अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए जनवरी एंड तक का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ताकि आप मेंस को क्या है अच्छी तरह सॉलिडिफाई कर पाएं। तो काफी दिनों से क्या वीडियो बन नहीं पा रहे थे, तो अब उसको क्या हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और आज बात करेंगे जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के ऊपर। क्या है कि इसको आप किस तरह से सॉलिडिफाई कर सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पेपर आपका प्रीलिम्स में आया है, ठीक है, प्रीलिम्स में आया है, उसके बाद आपको क्या जरूरत से ज्यादा ड्रास्टिकली अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है, बुक्स चेंज करने की जरूरत है या और करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पढ़ेंगे, जैसे हमने वो पॉलिटी में भी पढ़ा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो अब दोनों चीजें आपको मिलने लगेंगी। तो जीरो लेवल से क्या है, हम स्टार्ट करेंगे इसको। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी जो आपका सेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सेक्शंस में से है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक सेक्शंस जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या है कवर होता है। यानी इंडियन इकोनॉमी एक डायनेमिक सेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, करंट अफेयर से बहुत सी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, करंट अफेयर से क्या है, काफी चीजें कवर होती हैं। और एक जो पार्ट आता है आपके पास में, वो आता है ज्योग्राफी। उसको क्या है, आपको साथ में लेके काम करना है। जब भी आप इकोनॉमी करेंगे तो ज्योग्राफी को क्या है, आपको साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि खास करके जो एग्रीकल्चर है, उसका जो बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो बेसिक चीजें होती है, वो आप कहां पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब एग्रीकल्चर की बात आ जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहली बात तो जो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन है, ठीक है, जैसे हमने दो चीजें की, एक पार्ट इसमें क्या है, स्टैटिक, और एक जो पार्ट है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो दोनों को क्या है, आपको साइड बाय साइड काम करना है। क्या दोनों को क्या, आपको साइड बाय साइड काम करना है। और करंट में भी मैंने आपको यह बताया था कि करंट पर से, ठीक है, यानी कि जो करंट को करंट समझ के अभी आपको नहीं पढ़ना है। क्या करंट को करंट समझ के अभी आपको नहीं पढ़ना है, करंट को आप स्टैटिक से अटैच करके पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप ये सिस्टम कर रहे हैं, मेंस को सॉलिडिफाई कर रहे हैं, तब तक क्या है, आप करंट को स्टैटिक के साथ क्या अटैच करके पढ़ेंगे, जो स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ के साथ करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसके सोर्सेस क्या यूज करेंगे आप। ठीक है, इसके क्या सोर्सेस क्या यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिए, मैं आपको सबसे पहले हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्मली क्या है, ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे आपका फरवरी के अंदर आता है, क्या आता है, फरवरी के अंदर आता है, तो ये कहा जाता है कि आप इसको लाइन टू लाइन या जो भी है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्या, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक मिथ है कि इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक सर्वे, कि इसके अंदर होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक सर्वे। तो ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ठीक है, पूरे साल में जो इकोनॉमी में घटा है, क्या इकोनॉमी में जो भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो इंडियन लेवल पे हो, चाहे स्टेट्स लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, उनमें जो मेन इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट, देखिए सारे इवेंट्स किसी भी बुकलेट में या किसी में कवर नहीं किया जा सकते। जो मेन इवेंट्स होते हैं जिनसे क्या है, इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, इंडिया की क्या इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, और इंडिया की इकोनॉमी का में चेंजेस का वर्ल्ड लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें क्या होती है, इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या होती है, कवर होती है। क्लियर है? दैट मीन्स व्हाट, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, मैंने आपको फिर से कह रहा हूं, स्टैटिक पोर्शन के साथ अगर आप मंथली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इसको कवर ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसका आप सिर्फ वही पोर्शन कवर करेंगे जो क्या है, मेंस से रिलेटेड होता है, मेंस और एसए से रिलेटेड होता है। क्लियर है? मेंस और एसए से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई की कोई पॉलिसी आ रही है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उसी वक्त पढ़ ली, ठीक है, तो वो चीजें क्या इकोनॉमिक सर्वे में ऐड की जाती हैं, क्या ऐड की जाती हैं। जैसे अब नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, पीएम
सूर्य सरोवर योजना, ठीक है, सूर्य सरोवर योजना, ये स्कीम जो होगी ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। क्या वो इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी? बजट के अंदर जो पिछला बजट है, क्या जो पिछला बजट है उसकी डिटेलिंग क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगी। क्या तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप करंट के साथ इसको पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी चीज, इसका प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है, इसका क्या प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना मेंस में होता है। क्योंकि मेंस में क्या है, जब आप एनालिटिकली काम करते हैं तो वहां पर क्या है, आपको कुछ डेटा कोट करने पड़ते हैं, कुछ और चीजें करनी पड़ती हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि एसए के अंदर क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसी पंच लाइन्स होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसी क्या होती है, पंच लाइन्स होती है, जो आप एसए में अगर एज इट इज यूज करना चाहें तो एज इट इज यूज कर सकते हैं, और अगर आप उसको पैराफ्रेज करना चाहें तो पैराफ्रेज करके भी क्या है उसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको आपको उस तरह से नहीं पढ़ना है कि जैसे कोई नया डॉक्यूमेंट आपके पास में आ गया 1 फरवरी के आसपास, ठीक है, और आप उस वक्त जब आप ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फुल्ली प्रीलिम्स तक जाने की, कि तब तो क्या है हमें प्रीलिम्स पर ही क्या फोकस करना पड़ेगा। क्या तो एक तो चीज ये होगी, ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप इसी तरीके से देखेंगे, अगर आप रेगुलरली इकोनॉमिक्स को कवर करते जा रहे हैं, एनालिटिकल बेसिस पे करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ अटैच करते जा रहे हैं, तो आपको ये इकोनॉमिक सर्वे कभी भी नया नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा ठीक है 600 पेज का जो इकोनॉमिक सर्वे है तो मेरे लिए 50-60 पेज की बराबर ही है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी आपके पास में। दूसरा हम बात करते हैं और सोर्सेस की, ठीक है, और सोर्सेस की हम बात कर लेते हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा कि 2026 का जो पेपर आया है प्रीलिम्स का, ठीक है, इसका ऐसा पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं आप उसको क्या करें, डिस्कार्ड कर दें, रद्दी में फेंक दें, रद्दी की टोकरी में डाल दें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर 2026 का पेपर ऐसा आया तो वो सबके लिए आया है। क्या सबके लिए आया है मींस कट ऑफ क्या है, नीचे जाएगी, या जिन्होंने पेपर को संभाल लिया है वो अच्छी तरीके से क्या करेंगे, उसे हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक जरूरी चीज है। तो सबसे पहला सोर्स जो आता है वो आता है आपका एनसीईआरटी, और वो भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो 11th-12th में लगती है, जो 12th क्लास में होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी ने अभी 11th-12th की बुक्स को क्या रिवाइज नहीं किया है। क्या 9th तक तो उन्होंने रिवाइज कर दिया है, 10th के उनको क्या रिवाइज करना शुरू कर दिया, अभी 11th-12th की बुक्स को क्या रिवाइज नहीं किया है। तो ये थोड़ी क्या है, आपके पास ओल्ड बुक है, ठीक है। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बाद में क्रिएट किए गए हैं या बाद में एमिनेट हुए हैं, जैसे जीवीए का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एमपीसी का कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉलिसी रेट्स को क्या करती है, डिसाइड करती है, तो वो चीजें क्या है आपको वहां से नहीं मिलेगी। बाकी जो भी चीजें आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल होती हैं आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। और ध्यान रखिए आपको ग्राफ्स या किसी भी चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वही चीजें करनी है जो सिंपल एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए दी गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा मैक्रो। इसके बाद में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपके खुद के नोट्स, ठीक है, आपके खुद के नोट्स। अब वो चाहे क्लास नोट्स हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं उसके क्लास नोट्स, या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं उसके क्लास नोट्स, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यहां पर एक कैविएट ऐड होता है, क्या है, एक कैविएट ऐड होता है कि आप उसमें कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं करंट के बेसिस पर। करंट आप कितना अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। और एक चीज, हर रोज आपको करंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम देखें, ठीक है, हिंदू को पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ें और कोई पेपर पढ़ें, तो कुल मिला के करीबन 15 से 20 तो क्या आपके करंट के आर्टिकल्स हो जाते हैं। अगर आप सारी चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो अपना स्टैटिक पोर्शन और बाकी पोर्शन कब करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको वही चीजें करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके स्टैटिक पोर्शन से क्या करती हैं, जो रिलेट करती हैं। और एक चीज बता दूं मैं आपको, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए, एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है,
सभी के नोट्स क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। क्या होते हैं, सभी के अच्छे होते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि बेकार पढ़ाएगा। क्या है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस खत्म नहीं करना है। तो इंस्टीट्यूट कोई भी हो, किसी भी हो, ठीक है, सबको सेम नोट्स मिलते हैं, सबको सेम पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम यहां आती है, अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट से ऊपर हो जाएंगे। और अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो आप एवरेज स्टूडेंट या जो भीड़ जिसे हम कहते हैं, क्राउड, उसका पार्ट रहेंगे। क्या कर रहेंगे, उसका पार्ट रहेंगे। सारे जने एक ही तरीके के नोट्स पढ़ते हैं, एक ही तरीके। और एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा आपको नोट्स नहीं लेने हैं। एक या मैक्सिमम 2 इंस्टीट्यूट के ले लीजिए। ऐसा नहीं है आपने 10 इंस्टीट्यूट के क्या किए, नोट्स इकट्ठे कर लिए या 10 बुक्स आपने इकट्ठी कर ली, ये नहीं है। मींस क्या है कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट को क्या है, बिल्कुल क्लैरिफाई करना है, जो यूपीएससी से रेलेवेंट है। क्या है, जो यूपीएससी से क्या है, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यूपीएससी हमेशा ये कहती है कि हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग फॉर सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जब आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, वहां आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन के काम करना होता है। अगर वहां आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना जरूरी है हायर मार्क्स के लिए। और अब जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो एक अवेयर स्टूडेंट का मतलब ये है जो अच्छी तरह क्लास में पढ़ रहा है, नोट्स अपने प्रिपेयर कर रहा है, पर उन नोट्स के साथ में क्या कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, आपके पास में हो जाती है। तो मेन चीज ये आपके पास ये रहेगी। एक तो आपके पास में क्या रहेगा, आपके नोट्स जो क्लास में होंगे, एनसीईआरटी जो आपका बेस रहेगा, ठीक है। और अगर कोई भी चीज आपको एनसीईआरटी में समझ नहीं आती है तो अपने मेंटर्स जो भी हैं आप उनसे पूछिए कि भी वो चीजें क्या हैं। और हर चीज को क्या कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए किसी भी चीज को, और अपने डेली बेसिस पे जब आप काम कर रहे होते हैं उसमें अप्लाई करके देखिए कि वो चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो अगर आप वो काम करेंगे तो इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्या होंगे, समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और यही चीज क्या है, आपके लिए एसए में काम करती है, ठीक है, एसए में काम करती है। देखिए यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेन आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है मेंस का एग्जाम, ठीक है। मेंस का एग्जाम क्या है, वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। क्लियर है। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि वहां पर जो है, आप जितना अपने आंसर को सिंपल रखेंगे, ठीक है, जितना अपने आंसर को सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा आप वैल्यूएटर को या एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। आपने जरूरत से ज्यादा उस आंसर को कॉम्प्लिकेट कर दिया, जरूरत से ज्यादा, जैसे मान लीजिए ऐसे में कोट डाल दिए या एनेक्डोट डाल दिए, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। जरूरत यह है कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं अपने आंसर में, क्या है, प्रीलिम्स में आपको ये मौका नहीं मिलता क्योंकि प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने होता है, बस आपको उसको चूज करना है। लेकिन यहां पर क्या है, हर स्टूडेंट अलग आंसर लिखेगा। क्या, हर स्टूडेंट क्या करेगा, अलग आंसर लिखेगा। तो वो मैसेज कन्वे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा स्टूडेंट, यही क्या है, मेन चीज होती है। और इनको आप तभी कर पाएंगे, क्या है, इनको आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना वैल्यू एडिशन क्या करेंगे, उसमें करेंगे। अब आप सामने खुद को बैठकर सोचिए कि अगर आपको वही क्वेश्चन का आंसर किसी ने लिख कर दिया होता और कॉम्प्लिकेट कर दिया होता, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आंसर क्या है, तो आप कैसे मार्क्स देंगे। मींस ये है कि किसी भी चीज को जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना क्या है, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये तो था कि भी आपको क्या करना है। ज्यादा जरूरत से ज्यादा नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं कि भी आपने ये भी बुक ले ली या वो भी बुक ले ली। मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। बाकी नोट्स आपको धीरे धीरे क्या मिलते रहेंगे शॉर्ट में, क्योंकि ये क्या करंट से रिलेटेड काम होगा तो हम करंट से रिलेटेड ही से करेंगे। तो आज हम 2 चीजें कर लेते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, सिर्फ एक नॉमिनल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, क्या होती है, इकोनॉमी जो होती है, ध्यान रखिएगा कि 2 चीजों पे डिपेंड करती है। क्या करती है, 2 चीजों पे डिपेंड करती है, और उन्हीं के बेसिस पर क्या करती है, सारे काम होते हैं। क्या होते हैं, सारे काम होते हैं। उन्हीं के बेसिस पर क्या चीज होती है, सारे काम होते हैं। और ये चीजें मिलती हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
ठीक है। अब ये नहीं है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की बुक पढ़ना शुरू कर दें, आपको जरूरत नहीं है उसकी, यू डोंट वांट दैट। ठीक है, तो दो चीजें होंगी आपके पास में जिनके बेसिस पर सारी इकोनॉमी टिकी है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। क्लियर है? ये दो चीजें हैं जिन पर सारी क्या है, इकोनॉमी टिकी हुई है। क्या क्या है? इकोनॉमी टिकी हुई है। और इन सारी चीजों के लिए एक ही काम होता है, ठीक है, इन्हीं चीजों को बेस मानकर एक ही काम किया जाता है, जो इकोनॉमी का पिवट कह लीजिए, या इकोनॉमी का सेंट्रल थीम कह लीजिए, या इकोनॉमी का मेन जो भी है व्हाटएवर इज क्रक्स कह लीजिए, वो है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मींस रिसोर्सेस को आप एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्या है, रिसोर्सेस को आप एक्टिवेट कैसे करेंगे जिससे आपके दो मोटिव्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएं। मींस इसके अंदर क्या है, आपको बैलेंस बना के रखना है। क्लियर है? इसके अंदर क्या करना है, आपको बैलेंस बना के रखना है। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर वो किससे करते हैं हम, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के जरिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर है। देखिए, आज के वीडियो का मकसद सिर्फ यही था, आपको ये बताना कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर 2026 का पेपर इतना आ गया है तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर हिस्ट्री थोड़ी टफ थी तो आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसमें क्या है, थोड़ा इजीनेस मिला था। ऐसी बात नहीं थी कि पूरा का पूरा पेपर कोई हम कहते हैं absurd था, बैकवर्ड पेपर था। ठीक है, मान लेते हैं हिस्ट्री थोड़ा सा था, पर वो सबके लिए था। क्या? वो सबके लिए था। तो यहां ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको काम करना है। और हम इसी सिंप्लीफिकेशन के तरीके से क्या करेंगे, हम ये काम को क्या है करेंगे, वी विल कवर दैट सिंप्लीफिकेशन। पूरी तरह से सिंपल करके क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे। और इसी तरीके से क्या है, इसको धीरे धीरे क्या है हम पढ़ते जाएंगे कि इकोनॉमी क्या है और ये क्या है। जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफी का आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको आईआर अटैच करना पड़ेगा इसके साथ में। क्लियर है? आप आईआर क्या करेंगे, अटैच करेंगे इसके साथ आप गवर्नेंस अटैच करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या करेंगे, आप इसके साथ अटैच करेंगे। तभी आप होलिस्टिकली एज एन अवेयर स्टूडेंट इसको कर पाएंगे। एज एन अवेयर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको सिर्फ इकोनॉमिक्स करके काम करेंगे तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि भी आपको ये बताना कि भी आपको इकोनॉमिक्स में किस तरह से क्या स्टार्ट करना है और किस तरह से आप धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आगे के वीडियोस में भी क्या डिस्कस करते जाएंगे और सारे का सारा हम कोर्स को भी क्या कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।